नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड का पिछले 6 वीडियो में कुल 60 प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 7वां पार्ट लेकर आए हैं और आज का जो पार्ट है आज का जो वीडियो है वो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर आधारित है। इसमें अधिकतर छात्र फंसते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 की वीडियो एकदम आसान भाषा में तुरंत मिल सके, आपको समझ आ सकने वाली भाषा में। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। जब जनसंख्या किसी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करे तो उसे संभाव्यता न्यायादर्श कहते हैं। मतलब समष्टि की पॉपुलेशन की किसी इकाई को न्यायादर्श में हम सम्मिलित करने के लिए उसका चयन अगर संयोग पर निर्भर करता है तो उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कि हमको 20 खिलौने कहीं से मिले हैं, 20 खिलौने मिले हैं तो उसमें से हम कोई भी ले सके, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर दूसरा विकल्प जो हमारा बी कि असंभाव्यता न्यायादर्श में शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है, तो ये भी कथन सही है। देखिए, वही आपको 20 खिलौने मिले, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे भी चुन ले। और आपको ये बता दें कि इस 20 खिलौने में से 10 आपके छोटे भाई के लिए है या छोटी बहन के लिए है, इसमें से 10 में से ही आपको चुनना है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने विवेक से अपना इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अचानक कहीं से कुछ भी ले सकते हैं, सबको समान मौका मिलता है, पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसी बातें नहीं होती है। ठीक, क्लियर है। और तीसरा है संभाव्यता न्यायादर्श के 3 प्रकार होते हैं। इसको संभाविता भी बोलते हैं और असंभाविता भी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें फंसिएगा नहीं इस वर्ड में। तो ये पूछ रहा है, ये जो सी है इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 3 प्रकार होते हैं। ये भी कथन सही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 3 प्रकार, पहला साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन या न्यायादर्श उसको बोलते हैं हम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा अस्थिरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन यानी स्टारिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और तीसरा होता है जिसे हम क्षेत्र कहे, गुच्छ कहे या समूह न्यायादर्श यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग। और डी में है हमारा सभी सही, तो ये फर्स्ट प्रश्न का सारे के सारे विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की विशेषताओं में शामिल है, यानी कि हमने पढ़ा अभी कि ये जो सैम्पलिंग, ये तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 2 प्रकार होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो उसमें जो पहला जो था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। पहला विकल्प है, इसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना होती है। तो आपको बताओ कि बिल्कुल ये कथन सही है। और दूसरा कथन है कि किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल, तो ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं हम लोग, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी अपना सैंपल ले लिए और वो जो सैंपल में से अपना सिंपली कुछ अपना चुन के अलग कर लिए, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। अगर उसी एग्जाम्पल पर हम गौर करें कि जैसे कि हमने 20 खिलौने लिए थे तो उसमें से हमको 2 चुनना है, तो कहीं से भी हम 2 चुन लिए, तो ये क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का उदाहरण हो गया। इसमें न्यायादर्श के चयन में मानव विवेक का स्थान होता है। बिल्कुल नहीं, हम मानव विवेक से चुनेंगे तो ये संयोग वाला सैम्पलिंग होगा ही नहीं, कहीं से ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएंगे जब भी विवेक की बात आएगी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की मुख्यतः 3 विधियां हैं, नहीं, ये भी कथन गलत है। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए हम 2 प्रकार की विधियाँ मुख्यतः इस्तेमाल में लाते हैं। एक लॉटरी मेथड है और दूसरा है
यादृच्छिक संख्या सारणी विधि, मतलब जहाँ समष्टि का विस्तार अधिक हो वहाँ पे, और मतलब कि सैंपल भी बड़ा लेना हो तो ये संख्या सारणी विधि का प्रयोग करते हैं, और नहीं तो हम लॉटरी विधि का प्रयोग करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। तो क्लियर है। अब ये जो इस हिसाब से इसका सिर्फ विकल्प ए और बी सही हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है, जैसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ लिया, अब स्टारिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी कि स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन के गुणों में शामिल है। प्रायः जब समष्टि विजातीय हो तब हम स्थिरीकृत न्यायदर्श विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि जब पॉपुलेशन क्या हो, हेट्रोजीनियस हो, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग पहनावे के स्तर का ज्ञात करना हो, कि मतलब शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस प्रकार के पहनावे पहनते हैं, तो हम क्या बांटेंगे, शहरी और ग्रामीण अलग बांटना पड़ेगा। शहरी स्त्री अलग कॉलम में, शहरी फिर ग्रामीण स्त्री एक कॉलम में, फिर शहरी पुरुष इस साइड, फिर अगले साइड ग्रामीण पुरुष। क्या हुआ, मतलब कि कई सारे भागों में बट गया। तो ये जो इस प्रकार से हम जो अध्ययन करते हैं, इसका मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लूँ। जैसे कि किसी क्लास में हम छात्रों की संख्या को ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम उसमें लड़कों की तरफ से कुछ सैंपल लेंगे, लड़कियों की तरफ से कुछ सैंपल लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ रहा है कि हमको अलग अलग सैंपल लेना पड़ रहा है। तो मतलब कि पॉपुलेशन को हम 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में विभक्त करके बांट करके सैंपल चुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टारिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर। तो इसमें जो पहला विकल्प था, इसमें जनसंख्या जीव संख्या के ये प्रायः जब समष्टि विजातीय हो तब स्थिरीकृत न्यायदर्श विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस। और दूसरा, प्रशासनिक सुविधा के लिए यह स्थिरीकरण अनुपयोगी है। नहीं, प्रशासनिक सुविधा के लिए यह जो स्थिरीकरण है यह उपयोगी है। देखिए, मान लीजिए एक ही व्यक्ति को किसी शहर में धनी आदमी भी और फिर उसके शहर के उसी शहर के गांव में जाके गरीब आदमी का भी या सामान्य लोगों का भी इंटरव्यू लेना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर इंटरव्यू लगेगा, गांव के लोगों का जो शहर में रहता है, या जो गांव के लोगों के बीच गांव का ही लड़का को इंटरव्यू लेगा। जाहिर सी बात है, जो गांव में रहेगा वो गांव के लोगों को बेहतर तरीके से पूछ पाएगा, जान पाएगा, क्योंकि भाषा, संस्कृति, पृष्ठभूमि, ये सब चीज़ें जो होती है ये भी महत्व रखती है। वही ना, उसके भाषा को जो बेहतर समझेगा उससे ज़्यादा अच्छे से सवाल पूछ सकता है, या ज़्यादा अच्छे से उसके वास्तविकता को जान सकता है। तो इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए भी ये स्टारिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन का ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों विकल्प सही हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्र गुच्छ समूह न्यायदर्श कब उपयोगी होता है। मतलब एरिया सैम्पलिंग कहते हैं, या इसे क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो पहला विकल्प है, जब बड़ी मात्रा में एक मिनट, थोड़ा सा इसको संशोधन कर लीजिए। यह मुझसे एक ये हो गया कि यह देखिए, पीछे देखिए, स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रदर्शन के गुणों में शामिल है। तो इसमें सिर्फ ए विकल्प सही था, बी तो ये अनुपयोगी बोल दिया, यानी कि उपयोगी होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो इसमें सिर्फ डी विकल्प हो जाएगा, केवल ए सही। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्र गुच्छ समूह न्यायदर्श कब उपयोगी है, यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहा है। तो जब बड़ी मात्रा में न्यायदर्श की जरूरत हो, बिल्कुल, इसमें जनसंख्या को परस्पर अनन्य समूहों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल, जब हमको बहुत बड़े सैंपल की ज़रूरत होती है तब हम क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत बड़े एरिया पर हमको रिसर्च करना हो, बहुत बड़े एरिया के लिए हम बड़ा सैंपल हमको ज़रूरत जब पड़ती है, तब इसका क्लस्टर सैम्पलिंग का उपयोग होता है। मान लीजिए कि हम पूरे राज्य में, जैसे कि आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, कर्नाटक के हैं, कहीं के भी है, तो आपको अपने पूरे राज्य में ऑनलाइन शिक्षा की जागरूकता पर आपको रिसर्च करना है कि छात्र किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा में
देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पेशली ग्रामीण छात्र, तो आपको पूरे राज्य के प्रत्येक जिलों के गांव में जाकर कुछ कुछ सैंपल लेना पड़ेगा, तो कितना बड़ा डाटा का कलेक्शन होगा। तो ऐसे समय में हम क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करते हैं। और उसमें भी जब बहुत बड़ा डाटा होता है तो उसमें भी हम जो है सो चयन के लिए वही रैंडमली चयन कर लेते हैं कि उतना बहुत बड़ा सैंपल हो जाता है तो उसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं कि ताकि हम उसका अध्ययन कर पाए, नहीं यानी कि इतना भी बड़ा ना हो जाए कि हम उसका अध्ययन ही ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों में क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग होता है, जिसको एरिया सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग दोनों कहते हैं। क्षेत्र गुच्छ समूह, ये सारा नाम इसका है। तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी कि दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अब है असंभाव्यता न्यायादर्श के कितने प्रकार है। इसको असंभाव्यता भी कह सकते हैं या असंभाव्यता भी कह सकते हैं, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कितने प्रकार है, 3, 4, 5, 6। तो आपको बताओ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के 5 प्रकार हैं। एक होता है कोटा सैंपलिंग, एक होता है ये आकस्मिक प्रतिचयन या न्यायदर्श वाली एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। एक होता है आपका उद्देश्यपूर्ण न्यायदर्श या सोद्देश्य बोलते हैं। और फिर एक हो जाता है सुविधा वाला, और फिर लास्ट होता है स्नोबॉल न्यायदर्श, स्नोबॉल सैंपलिंग। ऐसा प्रतिदर्शन जिसमें जीव संख्या से संबंधित जो कोई भी इकाई सुविधापूर्वक उपलब्ध होती है उसका प्रतिचयन कर लिया जाता है। मतलब हमको डाटा कलेक्ट करना है और जो हमको डाटा सुविधापूर्वक अवेलेबल हो जाए उसका हम कलेक्शन कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम सुविधाजनक रूप से जब चयन करते हैं तो इसमें आप इसको आकस्मिक प्रतिदर्शन विधि में रख सकते हैं। वैसे इसको आप सुविधा न्यायादर्श में भी रख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर इसमें आपको छांटने में थोड़ी सी मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आकस्मिक प्रतिदर्शन यानी कि एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग, इसमें डिफरेंस है। मान लीजिए आपका सैंपल का साइज मतलब 50 लोग है और आपको ये लोग कहीं पार्टी में ही मिल जाए तो वहीं पर आप अपना डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें, या आपको सिनेमा हॉल के बाहर मिल जाए तो वहीं पर इन 50 लोगों से आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार से। तो ये जो है मतलब कि आपका आपकी शोधकर्ता की, रिसर्चर की सुविधा को ध्यान रखा जा रहा है। तो ये क्या आ जाता है आपका एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग के रूप में होता है। तो इसमें हम किसी मतलब कि जहाँ पर मन वहीं पर ये कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका मतलब कि सुविधा न्यायादर्श में और ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग में। पर आपको बताए कि ये जो सुविधा न्यायादर्श होता है तो इसमें मतलब कि पक्षपात की भी संभावना होती है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से किसी का भी चयन कर लेते हैं। अगला है 67 नंबर प्रश्न, ऐसा प्रतिदर्श जिसमें जीव संख्या का स्तरीकरण बिल्कुल स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि जैसा किया जाता है। तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि ऐसा प्रतिदर्शन, या उसको हम न्यायदर्श कह सकते हैं, प्रतिचयन भी कहते हैं। देखिए न्यायदर्श सैंपल जो होता है या सैंपलिंग जो होता है इसको प्रतिदर्शन भी बोलते हैं, प्रतिचयन भी बोलते हैं और न्यायदर्श भी बोलते हैं, सब इसी का नाम हो गया। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये पूछ रहा है कि मतलब कि ऐसा न्यायदर्श जिसमें हम जो सैंपल का कलेक्शन करते हैं वो बिल्कुल हम ये स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन का जैसा, यानी कि स्टारीफाइड रैंडम सैंपलिंग जैसा ही हम जिसमें ये काम करते हैं। तो ये मतलब कि कौन सा विधि है, कोटा प्रतिदर्श या स्नोबॉल न्यायदर्श या सुविधा न्यायदर्श या आकस्मिक न्यायदर्श। तो आपको बताओ कि ये जो विधि होगी आपका ये आपका विधि होगा कोटा सैंपलिंग। आपको बताओ कोटा सैंपलिंग जो होता है इसमें शोधकर्ता प्रत्येक स्तर से कोटा अथवा अंश में अपने इकाइयों का चयन विवेक से करता है। जैसे कि वर्ग में छात्रों का प्रदर्शन प्राप्त करना है तो छात्र छात्राएं अलग अलग करना है, तो इसमें हम सैंपल का चयन क्या करते हैं, अपने विवेक से करते हैं।
और यहीं पर आप ये बोलिएगा कि सर जब ये दोनों समान हैं, स्टारीफाइड रैंडम सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, तो फिर दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तो बड़ा ही आसान है कि आप स्टारीफाइड में भी हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, इसमें भी हम हेट्रोजेनियस का अध्ययन करते हैं। जैसे वर्ग में अभी बताया कि या मान लीजिए किसी गांव में महिला और पुरुषों के बारे में सर्च करना है, तो कुछ महिलाओं को उठा के ले आए, कुछ पुरुषों के ले आए सैंपल के लिए, और उस दोनों के डाटा का हम अध्ययन किए। तो यहाँ पर जो महिला और पुरुषों का चयन जो करते हैं, तो वो हम रैंडमली चयन करेंगे, मतलब कहीं से कुछ भी उठा लेंगे, तो वो हो जाएगा कोटा, मतलब कि वो हो जाएगा आपका स्टारीफाइड वाला। और हम सैंपल का जो चयन करेंगे वो अपने विवेक से करेंगे, मतलब कि तो वो हो जाएगा आपका ये कोटा सैम्पलिंग। यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में तो दोनों सैम्पलिंग में मूल अंतर तो यही होता है कि प्रोबेबिलिटी में हमारा जो भी चयन करते हैं वो संयोग पर निर्भर करता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में हम अपनी मर्जी से, मतलब कि अपने विवेक से चयन करते हैं। तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन जिसमें उचित न्यायदर्श के चयन हेतु हम अन्य व्यक्तियों अपने मित्रों पर निर्भर रहते हैं, यह कहलाती है। तो ये जो है यह कहलाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। आपको बताओ कि इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। ये व्यक्ति ये प्रदत्त के लिए, यानी कि डाटा के लिए कुछ और व्यक्तियों के नाम सुझाएंगे जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमको सैंपल चाहिए वो उचित सैंपल ना मिल पाए। तो ये जो प्रश्न कह रहा था कि ऐसा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें हम अपने सैम्पलिंग या अपने सैंपल के चयन हेतु अन्य व्यक्तियों या मित्रों पर निर्भर रहते हैं, तो यह कहलाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब हम किसी दोस्त को कहेंगे कुछ पता करने के लिए, जिसके बारे में हमको डाटा कलेक्ट करना है, तो वो उससे जुड़ा रहेगा, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा। इस तरह हम फिक्स्ड डाटा पे पहुंच जाएंगे, फिक्स सैंपल पे पहुंच जाएंगे जो हमको लेना रहेगा। तो ये क्या कहलाता है? स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब हमारा जो आपका पिछला होमवर्क था कि यदि न्यायदर्श का चयन समसामयिक विधि से हो, यदि न्यायदर्श का चयन समसामयिक विधि से हो तो उससे प्राप्त न्यायदर्श होता है अभिनन्यात्मक न्यायदर्श, नव न्यायदर्श, प्रतिनिधि न्यायदर्श, कोई नहीं। तो ये जो समसामयिक विधि होता है इसको हम रैंडम मेथड को ही हिंदी में समसामयिक विधि कहते हैं। तो प्रतिनिधि न्यायाधीश वह न्यायाधीश होता है जिसमें समष्टि का प्रतिरूप अथवा उसकी प्रतिकस्थि से संबंधित लक्षणों, गुणों एवं विशेषताओं आदि का न्यूनाधिक मात्रा में समावेश होता है। मतलब ऐसे न्यायाधीश पर आधारित जीव संख्या से संबंधित सांख्यिकीय का पूर्वानुमान अधिक सही से किया जा सकता है। यदि उसमें त्रुटि की संभावना भी हो तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का विकल्प सी यानी कि प्रतिनिधि न्यायाधीश इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, जो कि आपका होमवर्क है कि प्रतिदर्श की आवश्यकता अथवा उपयोग किन कारणों से किया जाता है? खर्च में कमी, दक्षता में वृद्धि, परिणाम की शुद्धता या सभी। यानी कि ये जो हम सैंपल का चयन करते हैं उसकी आवश्यकता या उपयोग किस कारण से करते हैं? खर्च में कमी के लिए, कि दक्षता में वृद्धि के लिए, कि परिणाम की शुद्धता के लिए, या सभी के लिए। आसान प्रश्न है। इसका क्वेश्चन नंबर 70 लिख के इसका जो सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नहीं भी जानते हैं, अगर आपको कुछ लगता है इसका उत्तर, तो भी प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जिनका सही जवाब होगा उनका हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में उनका नाम लेंगे। तो इस हिसाब से आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझने की कोशिश की। और देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये जो टॉपिक सब है, सैम्पलिंग या रिसर्च का कोई भी टॉपिक, इसको अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और कंटिन्यू एक क्रम से वीडियो देखने के बाद पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू उसको समझते हैं, तो ये टॉपिक सब कोई मुश्किल नहीं है।
एक्चुअली में क्या हो जाता है कि हम दूर से इसका हार्ड हिंदी देख के या इसको समझने में मतलब कि भागने की कोशिश करते हैं। जब इसके साथ जाएगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो होती है ना, अगर हम करना चाहे तो वो कभी मुश्किल है ही नहीं। तो और काफ़ी सारे सकारात्मक न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता हो कि इजराइल के बारे में पता चला है कि इसराइल के बारे में कि उसने टीका बना लिया है और वो पेटेंट कराने की तैयारी में है। तो इस सब कारणों से क्या है कि आपका जो टेंशन था कोरोना का, वो सारा टेंशन अब दूर हो रहा है और हम सब लोग अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इस ऊर्जा को, इस दिशा का सही तरीके से बढ़िए और अपने पढ़ाई में लगाइए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप करने का जज्बा रखते हैं तो सब आसान है और आप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम हर एक टॉपिक को, पेपर 1 का जितने टॉपिक है सबको हम 15-15 पार्ट में लाएंगे, जिसमें कि एक पार्ट में 10 प्रश्न रहेंगे और वो 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आपको वो प्रश्न भी रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे और साथ ही साथ आपको लगेगा कि उस टॉपिक को हम पढ़ते भी जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं। मतलब क्लास और एमसीक्यू दोनों का एक साथ कनेक्शन चलता रहेगा। मतलब आपका क्लास भी हो जाएगा उससे रिलेटेड और आपका एमसीक्यू भी, प्रश्न भी हो जाएगा। तो ऐसा आप इस वीडियो में भी देखे होंगे कि प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे 10 क्वेश्चन थे। आपको उसका प्रकार भी समझ में आ गया होगा और फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि इससे संबंधित एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं या कैसे आते हैं। ये सारी बातें मैं क्लियर करके चलता हूँ। तो मैं हर एक टॉपिक का, पेपर 1 के जितने टॉपिक है सबका 15-15 पार्ट एट लास्ट लेके आऊँगा और 15 पार्ट यानी 150 प्रश्न, और उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब 150 प्रश्न में, कि आपको उस टॉपिक का एक अंश भी नहीं छूटेगा, टोटल का टोटल चीज़ आ जाएगा। तो इसलिए चिंता मुक्त होकर अपने तैयारी पे ध्यान दें और आपका एग्ज़ाम डेट भी 1 महीना तो कम से कम 1-1.5 महीना तो बढ़ना तय है। तो इस जो समय बढ़ा है उसमें अपना JRF फिक्स करें। तो हम अपने प्रसिद्ध नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।